शुरू करें अब आगे। चैप्टर नंबर 1 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, स्टैटिस्टिक्स का पहला चैप्टर। अब देखो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब होता है कि सेंटर्ड में उसकी झुकाव ज्यादा है। अब ये है क्या, इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या? इस चैप्टर में ना हम पढ़ेंगे मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। ये सब है क्या? एवरेजेस हैं। एवरेजेस मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। मतलब इस चैप्टर में हमने डेटा का रिप्रेजेंटेटिव ढूंढना है। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो अपने पास क्लास में, आपकी क्लास ने कोई डिसीजन लेना है, क्लास ने डिसीजन लिया, आपने ऑफिस में बताना है कि हम सब ने मिलकर ये फलाना डिसीजन लिया है। उसके लिए सारी क्लास ऑफिस में नहीं भीड़ लगाएगी, आपके बिहाफ पे आपकी क्लास का सीआर जाएगा ऑफिस में और बताएगा कि ये फलाना डिसीजन हमने लिया है। फिर देख लेंगे आगे क्या बनेगा। सही है। इसी तरह से डेटा कलेक्शन ऑफ डेटा, आपने डेटा कलेक्ट किया, जानकारी इकट्ठी करी, वो जानकारी का एक रिप्रेजेंटेटिव ढूंढना है, एक नंबर ढूंढना है, वो जो पूरी जानकारी को क्या कर देगा, रिप्रेजेंट। सही है। कईयों में वो अरिथमेटिक मीन हो जाता है, कईयों में ज्योमेट्रिक मीन हो जाता है, कईयों में मीन आएगा, कईयों में मीडियन आएगा, कईयों में मोड आएगा। अलग अलग तरह की एवरेजेस है। एवरेज मतलब रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, क्लियर। अब आपकी क्लास का मुझे सीआर बनाना है, तो सीआर हम किसे बनाएंगे? सीआर हम बनाएंगे सेंटर्ड बंदे को। सेंटर्ड मतलब जो बोलचाल सबसे ठीक ठाक रखे। बोलचाल इन द सेंस लड़कों से भी बात करता हो, लड़कियों से भी बात करता हो, ठीक है, सभी से बराबर बातचीत है। आया समझ में? एक्सट्रोवर्ट टाइप है, ये ना हो इंट्रोवर्ट हो, सिर्फ लड़का है तो लड़कों से ही बात करनी है, लड़कियों से बात करने में शर्माता है, उसे सीआर कैसे बना देंगे? वो सारी क्लास का डिसीजन ही नहीं हमारे सामने बता पाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो सीआर हमें इस चैप्टर में ढूंढना है, वो डेटा का, जो डेटा आप इकट्ठा करके लाए हो। डेटा कलेक्शन के कई सोर्सेज होते हैं कि डेटा आपने कहां कहां से इकट्ठा करा, वो पूरे डेटा को ना इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे लेके जाना फिजिबल नहीं होता, इसलिए वो डेटा के बिहाफ पे उसका डेटा का सीआर आगे जाएगा। वो डेटा का सीआर कौन है? ये सब एवरेजेस, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, मोड, ये सब इस चैप्टर में वही सीखना है कि कैसे निकलता है एवरेज। क्लियर? एवरेज मतलब क्या होगा? बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव। अब इसके बाद एक आइडियल एवरेज के कुछ गुण हैं जो उसमें होने चाहिए। जैसे एक सीआर बनाने के लिए उसमें कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, ऐसी एवरेज में कुछ गुण होने चाहिए। अगर ये गुण होंगे वो एवरेज पास है, अदरवाइज वो एवरेज हो जाएगी फेल। सबसे पहला गुण, इट शुड बी प्रॉपरली एंड अनएम्बिग्यूअसली डिफाइंड। प्रॉपरली मतलब कि मतलब उसका एक ही आंसर होना चाहिए, अलग अलग आंसर नहीं होने चाहिए। इसमें दिक्कत रहती है मोड की। मोड में ना दो मेथड यूज होते हैं, एक इंस्पेक्शन मेथड होता है, दूसरा कौन सा? ग्रुप एनालिसिस मेथड। दोनों से आंसर अलग अलग आ जाते हैं। ठीक है, इस वजह से मोड ये बात को पूरी नहीं करता। क्लियर है? इसके बाद इट शुड बी इजी टू कॉम्प्रीहेंड, मतलब समझने में आसान होना चाहिए। ये ना हो कि एवरेज आपको समझ ही नहीं आ रही। ये दिक्कत होती है ज्योमेट्रिक मीन में और हार्मोनिक मीन में, तभी हमें पढ़ाया नहीं जाता। ये मैं ना आपको सिचुएशन दे देता हूं एक, उस सिचुएशन में बेस्ट फिट होगा ज्योमेट्रिक मीन, अब फिर भी अरिथमेटिक मीन लगाया होगे क्योंकि वो इजी था, बट फिट नहीं होता वहां पे, फिट ज्योमेट्रिक मीन होएगा बेस्ट फिट, बट फिर भी आपको समझ नहीं है उसकी, क्योंकि इजी टू कॉम्प्रीहेंड नहीं था, आप उसको समझ ही नहीं पाओगे। इसलिए आप अपनी असेसिबिलिटी के मुताबिक अरिथमेटिक मीन लगाया होगे और कहोगे सही है। इजी टू कॉम्प्रीहेंड मतलब समझने में आसान होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी इजी टू कैलकुलेट, करना भी आसान होना चाहिए। ये ना हो आपको पता लग गया कि ये फलानी सिचुएशन है, इसमें ज्योमेट्रिक मीन बेस्ट बैठता है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना नहीं आ रहा, फिर उसका फायदा क्या? निकालना भी तो आसान होना चाहिए, तभी वो लगाओगे वहां पे। ये भी दिक्कत किन की आती है? ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन की। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, सभी पे बेस होना चाहिए। सभी पे बेस मतलब कि जैसे मेरे आपके क्लास का सीआर बनाना है, वो सीआर ना सभी से बात करके आया हो। ये ना हो 2-4 बच्चों से पूछा, 2 लड़कियों से पूछा, 2 लड़कों से पूछा, चलो जी हो गया।
सारी क्लास से बात करके आया हो तभी उसको अच्छा सीआर मानेंगे। मेरे पास सबका डिसीजन होना चाहिए आपकी क्लास का। समझ पाए? क्लियर? ये दिक्कत किस में आती है? ये दिक्कत आती है मीडियन में और मोड में। मीडियन कैसे निकलता? मीडियन सेंटर की वैल्यू होती है, क्या उसका बाकियों से कोई लेन देन है, इसलिए वो सभी पे बेस नहीं होता। मोड क्या होता है? मोड जो सबसे ज्यादा बार आया वही आपकी एवरेज हो गई, क्या उसने बाकियों से कुछ बातचीत करी ना, ये भी सभी पे बेस नहीं होता। अरिथमेटिक मीन सभी पे बेस होता है, यस। कैसे निकलता अरिथमेटिक मीन? सभी को जोड़ा, डिवाइड बाय एन। सभी आई है ना रीडिंग बीच में, यस। ज्योमेट्रिक में भी आती है, हार्मोनिक में भी आती है। जो एक मैथमेटिकल एवरेज होगी उसमें आएगा, ये जो पोजीशनल एवरेज होती है ना उनमें नहीं आता ये। उसके बाद इट शुड हैव डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज का मतलब एक बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस इसका मतलब हुआ जैसे अरिथमेटिक मीन है, क्या वो किसी फॉर्मूले से निकलता है? यस। ज्योमेट्रिक मीन वो भी, हार्मोनिक मीन। ये भी दिक्कत किस में आती है? मीडियन में और मोड में, क्योंकि ये दोनों कैसी एवरेजेस हैं? पोजीशनल, मैथमेटिकल नहीं है। एवरेज दो तरह की होती है, पहली पोजीशनल, दूसरी मैथमेटिकल। पोजीशनल कौन सी होती है? जो सिर्फ पोजीशन पे बेस है, जैसे मीडियन है, ये कैसी एवरेज है? पोजीशनल। मोड कैसी एवरेज है? पोजीशनल। समझ आ गया? क्लियर? इसके बाद एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होना चाहिए। एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट का मतलब, क्या मीन एक्सट्रीम से अफेक्ट होगा? होगा। कैसे होगा मैं बता देता हूं। मान लो आपके पास ऑब्जर्वेशन है 1 3 5, इनका मीन कितना आएगा? सिंपल अरिथमेटिक मीन 1 3 5 जोड़ेंगे, डिवाइड बाय कितना आएगा? 3 आ जाएगा। अगर यहां एक रीडिंग एक्सट्रीम आ जाए, एक्सट्रीम मतलब 1 लाख, क्या मीन बदलेगा? नहीं बदलेगा। और बहुत ज्यादा बदलेगा कि 3 के आसपास ही रहेगा? कितना आएगा? कितना आ गया? 25,002 आ गया। बहुत ज्यादा नहीं आ गया? पॉइंट छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? यही अगर मीडियन होता, आप बताओ 1 3 5, इसका मीडियन क्या है? मीडियन क्या होता है? सेंटर की वैल्यू। सेंटर में कौन आ रहा है? अगर मैं 1 लाख भी रख देता हूं, क्या अब बहुत फर्क पड़ गया? अभी भी क्या होगा? अब 3 और 5 की एवरेज हो जाएगी, क्या बनेगी? 4। बहुत ज्यादा थोड़ी बदल गया। एक्सट्रीम वैल्यू से कौन बदलता है? मीन। अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक, जिसमें सारे हैं उससे चेंज होएगा। भाई समझ आ गई कहानी है? क्लियर है? डन। एक्सट्रीम से कौन नहीं चेंज होता? मीडियन और मोड। मोड को क्या ही फर्क है? मान लो कोई डेटा मेरे पास पड़ा है 1 2 2 2, यहां 1 लाख, इसका मोड क्या होगा? 2। इसको क्या फर्क है? 1 लाख पड़ा है, 4 लाख पड़ा है, 50 लाख पड़ा है या 1 करोड़ पड़ा है? फर्क पड़ेगा ना। जो ज्यादा बार आ रहा है वही क्या होगा? मोड होगा। आया समझ में? क्लियर? डन है भाई सभी का? क्लियर? इट शुड बी रिजिडली डिफाइन। रिजिडली डिफाइन का मतलब क्या होता है? रिजिडली डिफाइन का मतलब इसका एक ही आंसर आएगा, कोई सा फॉर्मूला आप लगा लो। ये किस में होती है? ये ना मैं आपको पॉइंट इस वजह से बता रहा हूं, इसके ऊपर एमसीक्यू बनेंगे पेपर में, सुनते रहो ध्यान से। स्टैटिस्टिक्स का पेपर थ्योरेटिकल थोड़ा ज्यादा आता है, इसलिए जो बातें मैं डिस्कस कर रहा हूं दिमाग में रखना इसे, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं सारे पॉइंट ये। ठीक है? हां जी। रिजिड डिफाइन का मतलब क्या है? रिजिड डिफाइन का मतलब एक ही आंसर आएगा, कोई सा फॉर्मूला लगा लो। ये किस में दिक्कत रहती है? मोड में। मोड में क्या दिक्कत है? आंसर अलग अलग आ जाते हैं, बाकी सब में दिक्कत नहीं होती है। सही है? क्लियर? सैंपलिंग स्टेबिलिटी, ये बाद में पढ़ेंगे, अभी चैप्टर आएगा सैंपलिंग, उसमें आपको पता लग जाएगा सैंपलिंग स्टेबिलिटी क्या होती है। सही है? अब मोटा मोटा हमने इसमें क्या पढ़ा? सबसे पहले जो कुछ याद आ रहा है बोलते रहो। पहला, इजी टू अंडरस्टैंड, आसान होना चाहिए। कौन आसान है?
अरिथमेटिक मीन आसान है? मैं आपको सिचुएशन दे देता हूं एक, अरिथमेटिक मीन आप आसानी से लगा दोगे। क्लियर? सपोज मुझे क्लास में बच्चों की परफॉर्मेंस पता करनी है, कि क्या करेंगे, क्लास में टेस्ट हुआ, सबके नंबर रिकॉर्ड करेंगे, उसकी क्या निकाल देंगे, एवरेज। अगर एवरेज अच्छी हुई मतलब क्लास अच्छा परफॉर्म कर रही है, एवरेज खराब हुई क्लास बेकार परफॉर्म कर रही है। कौन सी एवरेज लगाओगे यहां पे? अरिथमेटिक मीन। आगे समझ में? क्लियर है? डन। मीडियन क्या होता है? मीडियन मिडल वैल्यू। मिडल वैल्यू होती है मोड, हाईएस्ट अकरिंग वाला मोड होता है। सही है? ये ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन ना इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है, इन्हें समझ ही नहीं आएगा कब लगाना है। मैं लगा दूंगा, कैलकुलेशन भी कर लेंगे, फिर भी आपको पता ही लगेगा अच्छा लग गया, ऐसे रिएक्शन होंगे आपके, अच्छा लगा दिया बस, क्योंकि इजी टू अंडरस्टैंड वो नहीं है। कौन कौन नहीं है? हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। क्लियर? कैलकुलेटिव कौन नहीं है? कैलकुलेशन में दिक्कत किन में रहती है? ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक में। ना ये इजी टू अंडरस्टैंड है, ना ये इजी टू कैलकुलेट है। रिजिड में किसकी दिक्कत है? मोड की। वो रिजिड नहीं है। रिजिड का मतलब एक ही आंसर आना चाहिए, मैं कोई सा मेथड लगा दूं दुनिया का, बट यहां पे मोड अलग अलग आंसर दे देता है, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, गड़बड़ आ रही है वहां पे। सही है? डन है। एक्सट्रीम वैल्यू से कौन प्रभावित नहीं होता? कौन होता है पहले? मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है, हार्मोनिक मीन होता है। जो सभी पे बेस होगा वो होगा, जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सिर्फ पोजीशन वाले हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीडियन होगा? मीडियन नहीं होगा। मोड, मोड को क्या ही फर्क है, वो तो हाईएस्ट देखेगा, चाहे एंड में 1 करोड़ पड़ा, उसको क्या ही फर्क पड़ेगा। भाई समझ आ गया? ये क्लियर है? डन है? सारे पॉइंट क्लियर? इसके बाद आगे ये मैंने एवरेज आपको बता दी, मैथमेटिकल एवरेज, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, और इसमें मैथ यूज होगा, फॉर्मूले लगा के करोगे। पोजीशनल एवरेज जो सिर्फ पोजीशन पे बेस है, कौन सी है? मीडियन, मोड और पार्टीशन वैल्यूज, ये पढ़ेंगे अभी आगे। सही है? सबसे पहले अरिथमेटिक मीन निकालना सीखते हैं। अरिथमेटिक मीन कैसे निकलेगा? 3 तरह की सीरीज आएंगी। सबसे पहली सीरीज है इंडिविजुअल, निकाल लो, कैलकुलेटर रखो साथ में। ये 1 2 3 5 सीरियल नंबर है, रोल नंबर, इसका कोई यूज नहीं है, सीरियल नंबर्स का यूज नहीं है यहां पे। सिर्फ मार्क्स को जोड़ो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने बच्चे हैं, सबको जोड़ो, डिवाइड बाय 6, 36 आ गया, 30 आ गया, तो कितनी एवरेज आ रही है? 30 एवरेज आएगी। क्लियर? ये ऊपर वाली 1 2 3 4 5 6 फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्या है? रोल नंबर। रोल नंबर मतलब सीरियल नंबर, ये नंबर है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे ये। सही है? इसके बाद आती है फ्रीक्वेंसी वाली सीरीज, इसमें मार्क्स दिए हुए हैं और नीचे क्या लिखा हुआ है? नंबर क्या है? नंबर क्या है? फ्रीक्वेंसी कि 52 नंबर कितने बच्चों के आए? 7, 58, 5, 60, 4, 65, 6, 68, 70, 75। अब जिन बच्चों को नहीं पता है इसका ट्रिक मैं बता देता हूं, सुनो भाई। इसमें कैलकुलेशन क्या करेंगे? 52 मल्टीप्लाई 58 मल्टीप्लाई, यही करेंगे। सही है? प्लस 60 इंटू 4, 65 इंटू 6, 68 इंटू 3, 70 इंटू 3, 75 इंटू 2, डिवाइडेड बाय कितना? डिवाइडेड बाय समेशन एफ। समेशन एफ करेंगे, फ्रीक्वेंसी का सम, 7 5 12, 12 4 16, 16 6 22, 22 और 3 25 और 5 30। सही है? अब ये ऊपर की कैलकुलेशन आसान कैसे करनी है? कैलकुलेटर उठाओ भाई, जिनको आता है ठीक है, जो बच्चों ने लेट ज्वाइन करा था या पुराने अटेम्प्ट से हैं वो एक बार सुन लो। 52 इंटू 7 कैलकुलेटर पे पहले, 52 इंटू 7 बराबर 58 इंटू 5 बराबर
60 इंटू 4 बराबर, अपनी तरफ से कुछ नहीं दबाना, जो बोल रहा हूं वही करना है। 65 इंटू 6 बराबर 68 इंटू 3 बराबर 70 इंटू 3 बराबर 75 इंटू 2 बराबर। अब दबा दो जीटी का बटन। कैलकुलेटर पे ना बटन होता है जीटी का, ग्रैंड टोटल, वो दबा दो। कितना आ रहा है? हाँ जी, 18 डिवाइड बाय 30, ये आंसर है आपका 61.6, ये एवरेज आएगी। पल्ले पड़ा? सही है। ग्रैंड टोटल समझ के कैसे लगाना है, ये सारा काम आपके लिए कैलकुलेटर करेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले ये सॉल्व कर लेंगे, फिर ये सॉल्व करेंगे, फिर ये सॉल्व करेंगे, फिर लिखेंगे, फिर जोड़ेंगे, वो टाइम बड़ा खराब होएगा। सही है, डायरेक्ट करना है। तीसरी सीरीज ये है, ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। इसमें क्या करते हैं, मिड पॉइंट निकाल लेंगे। पहले का मिड पॉइंट 5, अगले का 25, 35, 45, 55। सही है, कैलकुलेट करो। 5 इंटू 2 बराबर 15 इंटू 6 बराबर 25 इंटू 9 बराबर 35 इंटू 7 बराबर 45 इंटू 4 बराबर 55 इंटू 2 बराबर, फिर जीटी ग्रैंड टोटल कितना आ रहा है? 800, 860 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज कितना? 28 भाई सही है, एवरेज निकालनी आ गई। 3 तरह की सीरीज है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। चौथी सीरीज ये है, इसमें पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इसमें ना लेस देन 10 है, लेस देन 20, 30, 40, 50। लेस देन 10 का मतलब 0 से 10, लेस देन 20 20 से कम सारा, 0 से 20 है ये। लेस देन 30 0 से 30, लेस देन 40 और लेस देन 50 ये दिया हुआ है। ये फ्रीक्वेंसी 5 है, 17, 31, 41, 49। सही है, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये सही फॉर्मेट नहीं है। तो सबसे पहले 0 से 10 में तो क्लियर ही है, कितने बच्चे हैं। अब अगर हमें 10 से 20 निकालना है, एक बात बताओ, 0 से 20 में कितने हैं? इसमें ही 0 से 10 भी आ गया। 0 से 10 में कितने आए थे? 5, कितने रह गए? इसका मतलब 12 बच्चे इस रेंज के होंगे। सही है, फिर 20 से 30। अच्छा बताओ, इसमें 0 से 20 आ गया होगा और 20 से 30 आ गया होगा, ऐसे ही हुआ होगा। 0 से 20 में कितने बच्चे हैं? 17, टोटल 31, बाकी इस रेंज वाले होंगे। 31 में से 17 निकालो, 14। फिर 30 से 40, ये अगली रेंज में ना 0 से 30 है और 30 से 40 है। 0 से 30 ऊपर करके आए अभी 31, टोटल कितने आ रहे हैं? 41, मतलब यहां कितने बचे? 10। पल्ले पड़ा? सही है, आगे आ जाओ। आगे हमें 0 से 50 देखना है। इसमें 0 से 40 आएगा और 40 से 50 आएगा। 0 से 40 में कितने बच्चे हैं? 41, टोटल कितने रह गए? 8 बच्चे यहां आएंगे। भाई सही है, क्लियर, ये बन गया पूरा टेबल। अब करो कैलकुलेशन। कैलकुलेशन बताओ क्या होगी? 5 इंटू 5 बराबर 15 इंटू 12 बराबर 25 इंटू 14 बराबर 35 इंटू 10 बराबर 45 इंटू 8 बराबर, फिर जीटी डिवाइड बाय 49, ये एवरेज निकलेगी। 25 पॉइंट, चेक कर लो भाई सारे। क्लियर?
सही है, अगले पे आइए। ये क्या हो गया ऐसे? चलो जी, ये हो गया। नेक्स्ट ये है एग्जाम्पल नंबर 5, करके देखो अपने आप कैसे करेंगे। समझो अपने आप। पहले एक बात बताओ, ये डेटा को देख के आपको लग रहा है कि गैप कितने का है? तो मोर देन 8 में क्या होगा? 8 से 10, ये तो क्लियर है। कितने बच्चे हैं? फिर मोर देन 6 में 6 से 10, सारा 10 तक कितने हैं? 18 जो गिवन है। मोर देन 4 में कितने हैं? 24। मोर देन 2 में कितने हैं? फिर मोर देन 0 में ये कितने हैं? इसको कन्वर्ट करना है सिंपल वाले फॉर्मेट में। देखो ये इंटरवल तो क्लियर है 10 वाला, इसमें तो दिक्कत नहीं है। अब ऊपर मूव करते हैं 6 से 8। अच्छा, इस रेंज में कौन कौन आएगा? 6 से 8 आएगा, प्लस 8 से 10 वाले तो पता ही है 10। अगर ये 10 है, ये क्लियर कितने आएंगे? 9, सॉरी 8, क्योंकि टोटल कितने हैं? 18। कितने रह गए? अब आ जाओ आगे, 4 से 6। अच्छा बताओ, इस ऊपर वाले में कौन है? 4 से 6 और 6 से 10। 6 से 10 में कितने आ रहे हैं? इसमें कितने हैं? 18। टोटल 24। कितने रह गए? 6 बच्चे इधर आएंगे। ये पल्ले पड़ा होगा, सही है। फिर 2 से 4, इसमें कौन है भाई? 2 से 4, 4 से 10। 4 से 10 में कितने हैं? अगर इसमें 24 हैं, इसमें कितने रह गए? 4। ये पल्ले पड़ा, सही है। फिर 0 से 2, इसमें क्या क्या है? 0 से 2, 2 से 10। अब आप बता दो 2 से 10 में कितना था? 28। अगर ये 28 है, ये कितना रह गया? 2 रह गया। यहां पे 2 आएगा और इनका टोटल कितना बनेगा? 30। कुछ पल्ले पड़ा, सही है। मोर देन में क्या करेंगे? डन है। अब निकाल लो, बोलो आगे क्या करें? मिड पॉइंट निकालो पहले। कैलकुलेशन क्या होगी? 1 इंटू बराबर 3 इंटू 4 बराबर 5 इंटू बराबर 7 इंटू बराबर 9 इंटू फिर जीटी ग्रैंड टोटल जो भी आएगा डिवाइड बाय 30। आंसर 6.34 आएगा, 33 जो भी आ रहा है। भाई सबको क्लियर है? समझ में आ गया? कोई डाउट? डन। अब एक सीरीज आप अपने आप करके देखो, मैं यहां लिख देता हूं। मोर देन 10, 20, ये डेटा मैंने यहां पे लिख दिया, इसका अरिथमेटिक में निकाल के देखो। हाँ जी, उठा लिख दिया। पचास कितना था? चलो कुछ भी लिख लो, क्या ही फर्क है।
पहले कन्वर्ट करो भाई। मोर देन 10 में 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 60 से 70 में तो क्लियर है 5 ही होंगे, इधर 7, ठीक है, आगे 8, आगे 5, 11, 14, मतलब ये ना कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, माइनस कर करके फ्रीक्वेंसी आती रहेगी। सही है। अब कैलकुलेशन वाले पार्ट पे आओ। 15 इंटू 14 बराबर 25 इंटू 11 बराबर 35 इंटू 5, 45 इंटू 8, 55 इंटू 7, 65 इंटू 5, सही 1730 डिवाइडेड बाय टोटल 50, ये आंसर आएगा 34 पॉइंट, ये आंसर आ जाएगा। सही है भाई, क्लियर, ये कर लोगे। इसके बाद ये होगी सिंपल निकालने के तरीके, 5 तरह की सीरीज आएंगी, है ना, ये आप कर लोगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आओ। नेक्स्ट पार्ट है वेटेड अरिथमेटिक मीन। इसमें क्या करते हैं देखो, नाम से समझ में आ रहा है क्या कि वेट दिया होगा, ये मीन कैसे निकल रहा है, सिंपल। अब वेटेड निकालना है। वेटेड कैसे, जैसे मान लो ये मैं सब्जेक्ट लिख रहा हूं, यहां पे मार्क्स लिख रहे हैं और यहां पे वेट लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे आपके पेपर होते हैं, सीबीएसई के बोर्ड के पेपर होते हैं 12वीं के, उसमें ना सबके मार्क्स बराबर माने जाते हैं। जैसे नॉर्मल एवरेज मान लो सब्जेक्ट हो गया अकाउंट्स, बीएसटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है। 5वां सब्जेक्ट मैथ का कुछ लेते हैं कुछ नहीं लेते, डिपेंड्स। मैं 4 सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं। अकाउंट्स के नंबर आए 100 में से है ये 100, बुद्धि देखी है 100 वाली तूने। अकाउंट्स में नंबर आए 80, बीएसटी में नंबर आए 95, इकोनॉमिक्स में नंबर आए 90, इंग्लिश में नंबर आ गए 100। ओ 100 ठीक है, कम कर ले, चलो 98, ठीक ठीक लगा लो, ठीक है, 98 नंबर आ गए। अब अगर सिंपल एवरेज निकालोगे, सिंपल बिना वेट के, सबको जोड़ोगे डिवाइड बाय 4, ऐसी करोगे, निकाल लो। 80, 95, 90, 98, 90.75, यही आ रहा है, क्लियर। ये कौन सी एवरेज है, सिंपल अरिथमेटिक मीन। अब इन्होंने ना क्या करा, सुनो, सीबीएसई वालों ने नई गाइडलाइंस निकाल दी। कहते भाई आपके जितने भी मार्क्स आएंगे ना वो एज पर वेट चेक करना है आपने, क्योंकि देखो अकाउंट्स में मेहनत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बीएसटी और एज कंपेयर टू इंग्लिश। इंग्लिश में तो क्या ही मेहनत करनी है, पेपर से 2-3 दिन पहले पढ़ते हो, छापाते हो पेपर में जाके। अकाउंट्स में पूरे साल की मेहनत होगी आपकी, सही है। इसलिए इन्होंने क्या करा, वेट लगा दिए कि अकाउंट्स का वेट है 5, इकोनॉमिक्स का वेट है 4 या 4 ले लो चलो, बीएसटी का वेट है 2, इंग्लिश का वेट है 1। अब निकालो एवरेज, मेरी मर्जी, जो मर्जी वेट ही लगाना है, क्या फर्क है उसमें। अब देखो कैसे निकलेगी एवरेज, ये 80 मल्टीप्लाई 5, 95 मल्टीप्लाई 2, 90 मल्टीप्लाई 4 और फिर 98 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल वेट। वेट कितने हैं, 12। अब ये जो एवरेज निकली है कितना, 87.33 आ गई, सही है। इस एवरेज में ना सबको बराबर वेट माना है। देखो इसमें क्या करा आपने, 80 मल्टीप्लाई 1, 95 मल्टीप्लाई 1, 90 मल्टीप्लाई 1, 98 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय कितने वेट है, 4, डिवाइड बाय 4 किया। इसमें सबको बराबर माना हुआ है, बट इन्होंने प्रपोजल निकाला कि भाई सब बराबर नहीं है, अकाउंट्स के नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ आ गई कहानी कि अकाउंट्स के जो है इंग्लिश का 1 नंबर,
और अकाउंट्स का एक नंबर, इंग्लिश के 5 नंबर, एक ही बात है इनके प्रपोजल के मुताबिक। समझ में आ गया? क्लियर? ये कौन सी एवरेज निकली है? वेटेड। ये कौन सी थी? सिंपल। अब आपको समझना पड़ेगा वेटेड एवरेज कहां कहां लगानी है। क्लियर है? कोई डाउट? बोलो। सही। अच्छा चलो एक बात समझ, यहां पे मैं लिखता हूं, इसमें आप बताना कौन से वाला एवरेज यूज होएगा। मान लो अब मार्केट में सामान लेने गए, ठीक है, सब्जियां खरीदने गए या फ्रूट्स खरीदने गए, एप्पल मिल रहे थे, ठीक है, गुआवा मिल रहे थे, बनाना मिल रहे थे, और संतरे, जमा देसी बोलियो, संतरे ऐਵੇਂ देखे मुंह पे मारते सीधा, संतरे लो चक्को संतरे। एप्पल का जो रेट है, एप्पल का जो रेट है भाई, एप्पल का रेट है 100 रुपए किलो। भाई सब्जियां खरीद नहीं रहे, ठीक है, वैसे ही बता रहा हूं मैं, ये तो बदतमीज। अब तुम्हें सारा कुछ पता लग रहा है, एवरेज पूछ लो बुक बन जाते हैं बिल्कुल ही। गुआवा का रेट बोल, मंडी वाले बोल बोल बोल। तुमने रेडियो तो लगा रखी, यहां जाके के पार्ट टाइम बिजनेस करते हो? स्टार्टअप रेडी से ही करना तुम। दुकान खोल लेना छोटी मोटी। ये कितना लगाए? 70 रुपए किलो। सही है। अब आपने क्या करना है? क्या मिल गया तुम्हें? हैं? हरमन क्या मिल गया? कोई आइडिया आ गया दिमाग में स्टार्टअप का? है? चलो अब हमें इस क्वेश्चन में ना रेट निकालना है, एवरेज कि सारी सब्जियों का एवरेज रेट क्या है। कैसे निकालेंगे? 100 प्लस 80 50 70 डिवाइड बाय, ये एवरेज रेट आ गया। बट यहां पे एवरेज नहीं काम करेगी, वेटेड काम करेगी। आपने सवाल पूछा नहीं कि जी कितनी कितनी चीज लेकर आए, ये तो बताओ। एप्पल कितने किलो है, कैसे एवरेज निकाल दोगे? सपोज करो एप्पल में ज्यादा ले आया और बनाना थोड़े कम है, डिपेंड्स कि क्वांटिटी क्या है। तो यहां पे क्वांटिटी मैटर करेगी, बिना क्वांटिटी के आप नहीं निकाल सकते। क्वांटिटी जैसे मान लो 2 किलो है, ये 1 किलो है, ये आपके मान लो 3 किलो है, ये मान लो 4 किलो है। अब वेट बदल नहीं जाएंगे, तो यहां पे डिपेंड करेगा, क्वांटिटी मैटर करेगी। इसलिए यहां पे कौन सी एवरेज लगाओगे? वेटेड एवरेज। पल्ले पड़ा? ये वेटेड एवरेज क्यों लगा रहे हो? क्योंकि क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है। सही है। अब निकालो, अब निकलेगा वेट। 100 मल्टीप्लाई, तो एप्पल कितने के पड़ गए? 200 रुपए के, प्लस 80 मल्टीप्लाई, गुआवा कितने के पड़े? 80 रुपए के। फिर आगे बनाना 50 इंटू 150 रुपए के बनाना पड़ गए। फिर आगे 70 इंटू 4, संतरे कितने के पड़ गए? 280 के। जोड़ा सबको, जीटी आ गया। ये टोटल खर्चा हो गया। कितने किलो का खर्चा है? किलो जोड़ दो, कितने किलो है? 10 किलो डिवाइड बाय, ये पर केजी वेट आएगा 71। ये आपने 71 रुपीज पर केजी। ये कौन सी एवरेज से निकालना है? वेटेड एवरेज से। वेटेड समझ में आ गया कि जहां पे वेट लगाना जरूरी है। क्लियर? डिपेंड करेगा अलग अलग सिचुएशंस पे, ठीक है ना? ये डन। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको पढ़ के देखो क्या कह रहा है ये। आ गया पूरा? चलो पढ़ लो भाई क्या कह रहा है। A train runs 25 mile at speed of 30, another 50 माइल at speed of 40। रिपेयर की वजह से 6 मिनट वो चले कितने की स्पीड पे? 10। फाइनली 24 माइल चली कितने की स्पीड पे? 24। क्या निकालना है? एवरेज स्पीड निकालनी है। अब एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम।
टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यही आएगा। डन है। अब बताओ पहली स्पीड कितनी है? पहली स्पीड 25, सॉरी डिस्टेंस 25, स्पीड कितनी है? अब टाइम, पहले तो यहां डिस्टेंस लिख दे, पहले वाला 25 माइल है। दूसरा डिस्टेंस कितना है? 50 माइल है। तीसरा डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे तीसरे में क्या दिया हुआ है? टाइम और स्पीड। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। पता ही है, बोलो कितना आएगा यहां पे? स्पीड कितनी है? 10। टाइम कितना है? यूनिट का ध्यान रखना, ये माइल पर आर है। ये किस में है? मिनट को आर में करो, डिवाइड बाय 60। कितना आ गया? 1 आ गया। तो तीसरा डिस्टेंस कितना आएगा? 1। आखिरी डिस्टेंस कितना है? 24। ये पल्ले पड़ा भाई, समझ गए? ये छोटी छोटी गलतियां पेपर में करके आओगे, इसलिए ध्यान से, पेपर बड़ा ध्यान वाला आ रहा है आजकल, तो थोड़ा कंसंट्रेशन से पेपर में बैठना, तभी सही आप कर पाओगे उसे। ठीक है, आगे ये समझ आए डिस्टेंस? ये 25 तो सीधा ही है, ये 50 भी सीधा है, ये 1 कैसे आया? 1 कैसे आया बोलो? 6 मिनट कितने की स्पीड पे? 6 मिनट कितने की स्पीड पे? तो स्पीड इंटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस। 10 इंटू 6 करा, डिवाइड बाय 60 क्यों कर दिया? ये स्पीड किस में है? माइल्स पर आवर। टाइम किस में है? मिनट को किस में करोगे? आवर्स में, क्योंकि ऊपर वाले भी सारे आवर्स वाले हैं। आर को मिनट में मत कर देना, फिर ऊपर वाले भी बदलने पड़ेंगे सारे। सही है? यूनिट एक रखो, सेम रखो। अब आओ नीचे, टोटल समय। पहला समय बताओ, 25 माइल कितने की स्पीड पे जा रहा है? टाइम क्या बनेगा? टाइम डिस्टेंस बाय, यही बनेगा। निकालो जल्दी, कितना आएगा? 25 बाय 30, 0.83 प्लस, अगले पे आओ, ये 50-40 वाला 1 सही है। अगला कितना चला? 6 मिनट। 6 मिनट का मतलब 0.1। आगे कितना चला? 24 माइल 24 की स्पीड पे 1 घंटा। ये कैलकुलेशन क्या बन जाएगी? एवरेज स्पीड। पल्ले पड़ा, एवरेज स्पीड समझ आ गया भाई? क्लियर है? कोई डाउट? डन है। अब जैसे ये करके देखते हैं क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूं, मान लो 3 स्पीड है। स्पीड, एक स्कूटर है, एक बस, एक कार और एक ट्रक। इनकी स्पीड दे रखी है। कार की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, ट्रक की स्पीड है 70, बस की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, स्कूटर चल रहा है 40 की स्पीड पे। इनकी एवरेज स्पीड निकालनी है। कैसे निकालोगे? सबको जोड़ोगे, डिवाइड बाय 4 करोगे, है ना? ऐसी करोगे, सबको जोड़ोगे, डिवाइड बाय 4। यहां पे ना ये मैटर करेगा कितने कितने घंटे ट्रेवल किया। ये जो आप कर रहे हो ना, 40 प्लस 60 प्लस 100 प्लस 70 डिवाइड बाय 4, यही करा आपने। ये कितना आ रहा है? 67 ये तब वैलिड है अगर सभी सेम समय के लिए चले। सेम समय, सेम समय मतलब मान लो स्कूटर भी 2 घंटे ट्रेवल किया, ये भी 2 घंटे चली बस, कार भी 2 घंटे चली, ट्रक भी 2 घंटे चला, तब तो ये ठीक है। बट अगर समय अलग अलग हो गया तो हमें कौन सा मीन लगाना पड़ेगा? वेटेड। क्यों, वो भी बताता हूं। मान लो स्कूटर चला 2 घंटे, बस चली 4 घंटे, कार चली 1 घंटा, ट्रक चला 3 घंटे। अब बताओ ये 40 की स्पीड पे 2 घंटे चला, कितना डिस्टेंस आ गया? 80 आएगा। इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो? 40 इंटू 2 कर रहे हो, फिर प्लस 60 इंटू 4, फिर 100 इंटू 1, फिर 70 इंटू डिवाइडेड बाय समेशन वेट करेंगे ना,
समेशन वेट कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। ये 10 क्या बन गया? 10 क्या बन गया? टोटल टाइम। इसमें आपने वेट किसको दिया है? टाइम को वेट दिया है। भाई समझ आया? क्लियर है? ऊपर बताओ 40 इंटू 2 क्या बन गया? डिस्टेंस। 80 तो ठीक है, 40 इंटू 2 80 बन गया। ये 80 क्या चीज है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्कूटर। 60 इंटू 4 क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय जो भी है ये, बस ये क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार। ये क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रक। सही। ये ऊपर वाला टोटल क्या बन गया? डिस्टेंस। और नीचे वाला टोटल, यही होती है एवरेज स्पीड। सही। बट अगर समय सेम है, अब देखो यही आंसर आएगा समय में। मान लो 2 घंटे सबका है, ये बताओ पहले का डिस्टेंस कितना होगा स्कूटर का? 80। अगर मैं मान लो सेम समय के लिए चला रहा हूं इन सबको, आगे बोलो। बस का 120, कार का 200, ट्रक का डिवाइड बाय टोटल 8। अब चेक कर लो, यही आंसर आएगा, 67.5 आएगा। आ रहा है? इसका मतलब जब आप सिंपल एवरेज अप्लाई कर रहे हो, वो कब वैलिड है? जब सेम समय है। बट जब टाइम अलग अलग है, कौन सी लगानी पड़ेगी? वेटेड एवरेज लगानी पड़ेगी। पल्ले पड़ा? स्पीड सीधी ऐड नहीं करनी। अगर आप स्पीड सीधी ऐड कर रहे हो, डिवाइड बाय 4 कर रहे हो, उससे क्या आएगा? दैट इज वैलिड ओनली इफ टाइम इज इक्वल। बट इफ टाइम्स आर डिफरेंट देन वील अप्लाई वेटेड अरिथमेटिक मीन। सही है? पल्ले पड़ा? डन है? कोई डाउट? सही। चलो जी, बाकी फिर अगले लेक्चर में करेंगे।